नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का, एक लाइव मिनट का। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एम्पावरमेंट से संबंधित। इसके अलावा दूसरा इशू हम जो लाइव मिनट का डिस्कस करेंगे वो होगा इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की लिमिटेशंस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, पोल्यूशन की जो समस्या है, खास करके जो सर्दियों में हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस पोल्यूशन की समस्या में। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉस हैं, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं, लेकिन वो सब पेपर पर हैं। इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस बोर्ड की देखो सबसे मेन जिम्मेदारी है पोल्यूटर्स के खिलाफ एक्शन लेने की, पोल्यूशन की समस्या को कंट्रोल करने की। बट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफ़ी तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे कि रिसोर्सेज का अभाव, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें स्पेशलाइजेशन का अभाव, एम्प्लॉयज़ में स्किल्स का ना होना, उनके पास टूल्स का ना होना, उनका फोकस ना होना कोर एरियाज पर। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन कमियों के बारे में। अगर देखो हम कंपेयर करें, मतलब राइटर कंपेयर करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, तो राइटर कहते हैं देखो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली में है, इनके पास तो बहुत पैसा है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इसलिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए कि आप बायो वेस्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लीजिए या फिर किसी दूसरे एरिया में आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर लीजिए। लेकिन अगर हम इसके ठीक विपरीत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, जो कि रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? रूल लिखता है, रूल बनाता है, स्क्रिप्ट लिखता है, और उसको स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। बट जैसा हमने डिस्कस किया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास ड्यूटी तो ज़्यादा है, काम तो ज़्यादा है, जैसे इंस्पेक्शन करना इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक्टिविटीज़ की, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना, जैसे फार्मर्स को जागरूक करना कि आप स्टबल को मत जलाइए। लेकिन ये सारी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज का अभाव है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास। सबसे पहली कमी तो ये है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। देखो एग्जांपल के तौर पर हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस बोर्ड में फिलहाल अगर 100 वैकेंसीज फिल होनी चाहिए तो सिर्फ 30 लोग काम कर रहे हैं, 70 जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं। पहली तो बात देखो, पोस्ट 100 के बजाय ज़्यादा होनी चाहिए थी, 200, 300, 500 होनी चाहिए थी। यानी सैंक्शन जो पोस्ट हैं हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम करने के लिए ऑलरेडी कम है, 500 के बजाय 100 हैं, और 100 में भी 70 खाली पड़ी हैं, सिर्फ 30 लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑफिसर पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल रहा है, समझ गए? मतलब सिंगल जो ऑफिसर है उसके ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने की जिम्मेदारी है, कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ नहीं, कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं। इसका नतीजा तो सीधा सीधा यही निकलेगा ना कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए महेश कुमार है, पोल्यूशन बोर्ड में ऑफिसर के तौर पर तैनात है किसी डिस्ट्रिक्ट में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी महेश कुमार के ऊपर है। वो महेश कुमार बेचारा क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा या फिर जो पोल्यूटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगा या फिर जागरूक करेगा। इसके बाद दूसरी लिमिटेशन की बात की जाती है जो हमने पहले भी डिस्कस किया। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने ऑफिसर्स को ठीक से स्पेशलाइजेशन नहीं दिलवा पाता, स्पेशलाइजेशन के लिए इंसेंटिव नहीं करता। जैसे देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके पास तो डिसेंट वर्कफोर्स होती है, लेबोरेटरीज होती हैं, एक बार साइंटिस्ट रिक्रूट हो जाते हैं तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आप किसी एक एरिया में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लीजिए, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट या फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और बात करें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, एक ही तो ऑफिसर है महेश कुमार, वो बेचारा क्या करेगा? स्पेशलाइजेशन हासिल करेगा या इंस्पेक्शन करेगा? तो इसीलिए राइटर कहते हैं
इतना कम वर्कफोर्स है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वो अपना पहले ही काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन तो तब हासिल करेंगे ना जब उनको टाइम मिलेगा। तीसरी कमी है लैक द नेसेसरी लीगल स्किल्स टू टेक ऑन पोल्यूटर्स। देखो, जो पोल्यूटर हैं, पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक लीगल सेल होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई सारे पोल्यूशन बोर्ड्स ऐसे हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लीगल सेल सिर्फ हेडक्वार्टर में है। तो इसका नतीजा यह निकलता है कि महेश कुमार को ही, यानी डिस्ट्रिक्ट में तैनात ऑफिसर्स को ही जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप ही लीगल केस तैयार कीजिए पोल्यूटर के अगेंस्ट। तो महेश कुमार बेचारा केस तैयार करता है, वो कोर्ट में लेके जाता है, और कोर्ट में जो क्लर्क या फिर सुपरिटेंडेंट होते हैं वो कह देते हैं कि आपने तो जो केस तैयार किया है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लौट जाइए, वापस आइए। तो महेश कुमार फिर छोड़ देता है कि छोड़ो यार, मतलब सारा काम मेरे ही ऊपर है। इसके बाद चौथी कमी है स्टेट पोल्यूशन पॉइंट। समझ गए ना पिछला आप कि लीगल सेल भी नहीं होता हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इस वजह से जो ऑफिसर होता है उसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, लेकिन आमतौर पे वो इंजीनियर्स होते हैं, उनको लीगल नॉलेज नहीं होती। चौथा पॉइंट है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स अंडर फंडेड हैं। स्टेट जो है वो पैसा एलोकेट नहीं करता बोर्ड्स को। होता क्या है, वैसे तो देखो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बजट एलोकेट करो ताकि ये अपना काम ठीक से कर सकें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट करती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को कि अगर कोई इंडस्ट्री लगती है वो आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगे तो फीस के तौर पे आप कुछ पैसा वसूल लीजिए, या फिर कोई और फैक्ट्री आपसे कंसेंट मांगे ऑपरेट करने के लिए तो उससे आप थोड़ा फीस आप वसूल लीजिए, और इसी से आपको जो रेवेन्यू मिलता है उसी से आप अपना काम चलाइए। तो महेश कुमार के पास पैसों की भी कमी है। उसके बाद फाइनली स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दी जाती हैं। जैसे हरियाणा के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत पोल्ट्री फार्म्स भी आते हैं। अब महेश कुमार के ऊपर एक और जिम्मेदारी डाल दी गई कि पोल्ट्री फार्म्स भी आपको संभालना है। महेश कुमार बेचारा कहता है मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है देखो, हमारी जो ये लड़ाई है एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट ऐसे प्रोफेशनल्स के ऊपर है जो ओवरवर्कड हैं, अंडर फंडेड हैं, मल्टीटास्किंग हैं। अगर देखो हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें इन प्रोफेशनल्स को एक चांस देना होगा। मतलब इंडिया को स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एम्पावर करना होगा, उनको नेसेसरी फंड देके, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करके, टूल्स प्रोवाइड करके और टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करके। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कमियों के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये नेपाल की यात्रा पर गए। देखो, इंडिया की तरफ से नेपाल में पिछले 1 साल में ये पहली हाई प्रोफाइल विजिट थी। वैसे तो इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच पीपल टू पीपल जो टाइज है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। काफ़ी चीज़ों की सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कल्चर में समानता है, लैंग्वेज में समानता है, रिलीजन में समानता है, सिविलाइजेशन टाइज हैं इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच। कहा यह जाता है इंडिया और नेपाल के बीच रोटी बेटी रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच मैरिजेज यानी शादियाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं, और इसके साथ साथ इंडिया से बहुत से लोग नेपाल में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, यानी रोटी कमाने के लिए। उसी प्रकार से नेपाल से बहुत से लोग इंडिया में आते हैं रोटी कमाने के लिए। तो पीपल टू पीपल टाइज वैसे तो देखो अच्छे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में क्या हुआ, एक तो कोविड-19 की वजह से, एक नेपाल सरकार की तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए जिससे रिश्तों में चिल आ गई, मतलब रिश्तों में बर्फ जम गई। बट उस बर्फ को थोड़ा सा पिघलाने का काम किया इंडियन आर्मी के चीफ मुकुंद नरवणे की इस यात्रा ने। इस यात्रा के दौरान नेपाल की आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी के चीफ को ऑनररी जनरल का स्टेटस दिया गया। वैसे देखो ये कोई नई चीज़ नहीं थी, हमेशा से ऐसा होता आया है। हर एक इंडियन आर्मी के चीफ को पास्ट में नेपाली आर्मी के द्वारा ऑनररी जनरल का स्टेटस दिया गया है। उसी प्रकार से
हर एक नेपाली आर्मी के चीफ को इंडियन आर्मी के द्वारा ऑनरेरी जनरल का स्टेटस दिया गया है, एक्सेप्ट वन जनरल। हमारे जो जे सिंह इंडियन आर्मी के चीफ थे, इनको नेपाली आर्मी के द्वारा ऑनरेरी जनरल का स्टेटस नहीं दिया जा सका था, क्योंकि उस समय नेपाल में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, मोनार्की खत्म हुई थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो इसी बीच जनरल जे सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया, तो इनको नेपाली आर्मी के द्वारा ऑनरेरी जनरल का स्टेटस नहीं दिया जा सका था। ऑनरेरी जनरल मतलब सम्मान के तौर पर, ऑनरेरी मतलब ऑनर, कि आप सम्मान के तौर पर जनरल का स्टेटस दे रहे हो। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो इंडिया और नेपाल के बीच डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। किस प्रकार से होता है? मिलिट्री एक्टिविटी के हर एक एस्पेक्ट में होता है, जैसे कि नेपाली आर्मी के द्वारा इंडियन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन आर्मी मदद करती है नेपाली आर्मी की उन इक्विपमेंट्स के मॉडर्नाइजेशन में भी। नेपाली आर्मी के सोल्जर्स के द्वारा इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है रेगुलरली। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं दोनों देशों की आर्मी के बीच, मिलिट्री के बीच। इसके अलावा डिजास्टर्स के दौरान भी दोनों देशों की मिलिट्री आपस में कोऑपरेट करती हैं। वैसे आप एक बात बताइए, दोनों देशों के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है उसका नाम क्या है? नहीं आया ना याद? इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। एक साल इंडिया में कंडक्ट होती है, एक साल नेपाल में। 14th सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट हुई दिसंबर 2019 में नेपाल में। इसके अलावा देखो, नेपाली आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो रेगुलरली इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड करते हैं, जैसे कि एनडीसी कोर्स। एनडीसी मतलब नेशनल डिफेंस कॉलेज। अभी जो नेपाली आर्मी के चीफ हैं जनरल पूरन चंद्र थापा, इन्होंने भी कुछ साल पहले नेशनल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया था। इवन इंडियन आर्मी में भी बहुत से गोरखा जो सोल्जर्स सर्व करते हैं जो नेपाल के रहने वाले होते हैं। अभी आज के समय में 32,000 गोरखा सोल्जर्स नेपाल से इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे गोरखा सोल्जर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया, अब वो नेपाल में सेटल्ड हैं और वो इंडियन एम्बेसी से पेंशन का पैसा प्राप्त करते हैं। 2 पेंशन पेइंग ऑफिसेज भी इंडिया ने ओपन कर रखे हैं नेपाल में, एक पोखरा में, दूसरा धारण में। इसके साथ साथ 22 डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड्स भी हैं नेपाल में, ताकि जो एक्स गोरखा सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज का वेलफेयर किया जा सके। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी, नेपाल के 2 भाई, एक इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे, दूसरा नेपाली आर्मी में। एक नेपाल की आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर थे और इंडियन आर्मी में दूसरे भाई मेजर जनरल की पोस्ट पर थे। देखो, वो नेपाली जो इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं वो भी सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं ऑफिसर बनने के लिए, जो इंडियन सिटीजन्स जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सिविलाइजेशनल टाइज वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, लेकिन इसके अपने अलग से चैलेंजेस भी हैं। कई बार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में तल्खी आ जाती है। अब तो नेपाल के कुछ लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अगेंस्ट चाइना कार्ड भी प्ले करने लगे हैं। देखो, इंडिया बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। नेपाल जो है एक बफर का काम करता है इंडिया और चाइना के बीच। नेपाल को इस चीज़ का पता है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लेके काफ़ी सेंसिटिव है, तो नेपाल बार बार इंडिया को इस बात को लेके ब्लैकमेल करता है कि आप हमें रियायत दीजिए, थोड़ा इंसेंटिव दीजिए, अदरवाइज हम चाइना के पास चले जाएंगे। ऐसी ब्लैकमेलिंग देखो वैसे सिर्फ नेपाल के द्वारा नहीं की जाती, बाकी हमारे जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों के द्वारा भी ऐसी ही ब्लैकमेलिंग की जाती है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे तो पहले नेपाल के ज़्यादातर लोग इंडिया में ही आते थे काम करने के लिए, तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए नेपाल इंडिया पर डिपेंडेंट था। बट ग्लोबलाइजेशन के बाद पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि नेपाल के लोग इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी जाने लगे हैं काम करने के लिए, जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। तो नेपाल जो पहले पूरी तरह से इंडिया पर डिपेंडेंट था, आज उस हद तक इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए नेपाल का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ गया है
और नेपाल इंडिया के अलावा दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने लगा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा हुआ क्या था, 2018 में जो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो इंडिया के खिलाफ काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी गई थी। नेशनलिज्म के नाम पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। जैसे देखो, इंडिया में इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी स्टेटमेंट दी जाती हैं कि ये पार्टी पाकिस्तान के हाथों में खेल रही है, ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। उसी प्रकार से नेपाल की पॉलिटिक्स में भी इलेक्शन से पहले इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं ताकि नेशनलिज्म को यूटिलाइज किया जा सके वोट हासिल करने के लिए। वैसे आप एक बात बताइए, नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में क्या डिफरेंस है? देखो, पैट्रियोटिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने देश से प्यार करते हो। आपका जो प्यार है आपके देश के प्रति, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और देश से नफरत करते हो। मतलब आप इंडिया से प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं आप पाकिस्तान से नफरत करते हो, चाइना से नफरत करते हो। लेकिन नेशनलिज्म ऐसा कंसेप्ट है कि मेरा देश सुपीरियर है, मैं अपने देश के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता, मैं अपने देश के लिए किसी को मार भी सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आती हैं नेशनलिज्म में। ये सिर्फ देखो एग्जाम्पल है, मतलब आप सिर्फ एसेंस समझिए, टेक्निकलिटी पे बिल्कुल मत जाइए। पैट्रियोटिज्म का सिंपल मतलब होता है ये मेरा देश है, जैसा भी है मुझे एक्सेप्ट है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मेरा अपने देश के प्रति प्यार किसी दूसरे देश के प्रति नफरत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, हम इंडिया नेपाल आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, कहाँ पर थे हम? हाँ, केपीएस ओली ने 2018 इलेक्शन से पहले एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को काफ़ी हवा दी और चुनाव प्रचार के दौरान नेशनलिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। और 2 साल बाद जब वो मुश्किल भरी सिचुएशन में आए, क्योंकि कोविड-19 आ चुका था जिसकी वजह से सिचुएशन नेपाल में ख़राब थी, पार्टी के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्शंस थे जो केपीएस ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते थे। इवन विपक्षी पार्टीज भी प्रेशर डाल रही थी कि केपीएस ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। तो ऐसी सिचुएशन में पुराने हथियार का उन्होंने इस्तेमाल किया, नेशनलिज्म, और नेपाल में नेशनलिज्म मतलब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। तो इसी का फ़ायदा उठाया गया केपीएस ओली के द्वारा जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और नेपाल ने एक नए मैप को एडोप्ट किया जिसमें इवन ऐसे एरिया को भी क्लेम किया गया जिसको लेकर कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। तो फिर रिश्तों में और ज़्यादा बर्फ जम गई। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देखने को मिली नेपाल के लीडर्स की तरफ से, लेकिन इंडिया ने संयम बरता। 15 अगस्त के बाद वो बर्फ थोड़ी पिघलना स्टार्ट हुई, टेंशन्स कम होना स्टार्ट हुई। 15 अगस्त को नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से इंडिया के प्रधानमंत्री को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी गई। उसके बाद विजयदशमी के मौके पर भी नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से ग्रीटिंग्स दी गई। उसके बाद इंडिया की तरफ से रा के चीफ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ नेपाल की यात्रा पर गए थे, और अब इंडियन आर्मी के चीफ मुकुंद नरवणे ये नेपाल की यात्रा पर गए और उनको वहाँ पे ऑनरेरी जनरल का स्टेटस दिया गया नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा। नेपाल के प्रधानमंत्री से भी बात की इंडियन आर्मी के चीफ ने। इस विजिट पर मीडिया ने काफ़ी ध्यान दिया, दोनों देशों की मीडिया ने, नेपाल की मीडिया ने भी और इंडिया की मीडिया ने भी। तो अब ये देखो, अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच हाई लेवल जो एंगेजमेंट्स हैं वो फिर से स्टार्ट हो गई हैं। अब आवश्यकता इस चीज़ की है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कम्युनिकेशन का गैप है, उसे एड्रेस किया जाए ताकि रोटी और बेटी का जो ये रिश्ता है ये पहले की तरह मजबूत रह सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।